वन इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है कि जब कोई भी पावर एक सेंट्रल हैंड के अंदर होती है, मतलब मैनेजर्स के पास है सारी डिसीजन मेकिंग पावर, तो दैट इज़ कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। एंड सेकंड वर्ड इज़ डिसेंट्रलाइजेशन। इसका मीनिंग क्या होता है कि सारी की सारी पावर बांट दी जाती है सबॉर्डिनेट्स के बीच में, मैनेजर अपने पास कुछ नहीं रखता। तो इस प्रिंसिपल के थ्रू हेनरी फ्यूल क्या कहना चाह रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सुपीरियर है उसे क्या सेंट्रलाइजेशन यूज़ करनी चाहिए, अफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन। अफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन का मतलब ना तो कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन हो ना ही कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन हो, मतलब जो वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं वो मैनेजर अपने पास रखे और जो थोड़े कम इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं वो किसको दे दे, अपने सबॉर्डिनेट्स को दे दे। तो इट मीन्स देयर शुड बी अफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर टेकिंग डिसीजंस इंस्टेड ऑफ कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन और कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब ना तो कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन और ना ही ऐसा हो कि सारी की सारी पावर मैनेजर ने सबॉर्डिनेट्स को दे दी है और अपने पास कुछ भी नहीं रखा है, खुद रिलैक्स बैठा है, तो हो सकता है वीक डिसीजंस आए। और अगर कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन है तो वो रॉन्ग डिसीजन ले सकता है क्योंकि उसने सारा कुछ अपने पास रखा हुआ है, तो उसके पास रॉन्ग डिसीजंस हो सकते हैं। और इम्पेशेंट मतलब जल्दी जल्दी में वो गलत डिसीजंस ले सकता है इम्पेशेंटली। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमेशा क्या होनी चाहिए, अफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन। हेनरी फ्यूल कहना चाह रहा है इस प्रिंसिपल के थ्रू। इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या पड़ेंगे, इससे एक तो सुपीरियर्स का वर्कलोड जो है वो कम हो जाएगा क्योंकि उसने जो मेन पार्ट है वर्क का डिसीजंस लेने का वो अपने पास रखा है, बाकी किसको दे दिया है, सबॉर्डिनेट्स को। वॉयलेटिंग इफेक्ट क्या है, अगर हम इसको यूज़ नहीं करते हैं, मतलब कहने का या तो कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन कर देते हैं या कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन, तो उस केस में क्या है, सेंट्रलाइजेशन के केस में अगर उसने सारी पावर अपने पास रखी है तो वर्कलोड इंक्रीज हो जाता है किसका, सुपीरियर्स का। पर अगर कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन की है तो उस केस में सबॉर्डिनेट्स का वर्कलोड इंक्रीज हो जाता है, तो इट इज़ नॉट गुड फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसीलिए क्या होनी चाहिए, अफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन, जिससे सुपीरियर्स और सबॉर्डिनेट्स दोनों के वर्कलोड पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता, एक बैलेंस बना रहता है। नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट क्या रहता है इसका, बेटर एंड क्विक डिसीजन। जो मैनेजर है उसने मेन डिसीजंस अपने पास रखे हैं इसलिए वो जल्दी से जल्दी डिसीजन ले सकता है और अच्छे डिसीजंस ले सकता है। पर अगर हम ये यूज़ नहीं करते हैं कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन के केस में, अभी बताया इम्पेशेंट डिसीजंस या रॉन्ग डिसीजंस, मतलब जल्दी जल्दी में वो इम्पेशेंट डिसीजन लेता है और हो सकता है कोई प्रॉपर डिसीजन ना ले पाए और गलत डिसीजन भी ले सकता है। पर अगर कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन कर दी जाती है, सारे के सारे डिसीजन मेकिंग पावर सबॉर्डिनेट्स को दी जाती है, तो सबॉर्डिनेट्स इतने एक्सपर्ट्स तो होते नहीं हैं, तो वो वीक डिसीजन हो सकते हैं, जिससे ऑब्वियस सी बात है ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं सही से अचीव ना। तो थर्ड पॉजिटिव पॉइंट इसका क्या रहता है, इंक्रीज इन एनकरेजमेंट टू सबॉर्डिनेट्स। देखो जब हम सबॉर्डिनेट्स को कुछ हद तक पावर देते हैं डिसीजंस लेने की तो वो मोटिवेटिंग फील करते हैं, दे फील एनकरेज, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि हमारी भी कोई एक पोजीशन है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि हमें सुपीरियर ने ध्यान में रख के कुछ डिसीजंस मेकिंग पावर दी है, तो यहाँ पे उनकी एनकरेजमेंट होती है। पर अगर वो पूरी तरह से कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन रखता है, अपने पास सारे अधिकार रखता है, तो उस केस में सबॉर्डिनेट्स की जो एनकरेजमेंट है वो डिक्लाइन हो जाती है, दे डोंट फील मोटिवेटेड। अब अगर वो मोटिवेटेड नहीं है तो अच्छे से काम भी नहीं करते। तो ये प्रिंसिपल कहना चाह रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर्स हैं, जो सुपीरियर्स हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन रखना चाहिए, ना कि कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन या कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन। यस, द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज स्केलर चेन। स्केलर चेन, हमें नाम से पता चल रहा है कि एक चेन बनी हुई है। तो ये प्रिंसिपल क्या कहना चाह रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अथॉरिटी की जो लाइन है दैट इज़ फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम और फ्रॉम बॉटम टू टॉप। मतलब अगर हमने एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करना है तो देयर शुड बी अ कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन है दैट शुड बी फ्रॉम टॉप टू बॉटम और फ्रॉम बॉटम टू टॉप। रेफर्स टू फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी की, एक अथॉरिटी की मतलब जो भी अथॉरिटाइज्ड ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं या जो भी कम्युनिकेशन हो रही है दैट इज़ फ्रॉम टॉप टू बॉटम। वो क्या होती है, अथॉरिटी जो भी अधिकार दिए जा रहे हैं, लाइक हम किसी को काम करने के लिए कोई ऑर्डर्स दे रहे हैं, कोई मैनेजर दे रहा है, तो जो हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, CEO है, वो किसको देगा, डिपार्टमेंटल हेड को, और डिपार्टमेंटल हेड अपने सबॉर्डिनेट्स को देंगे, सबॉर्डिनेट्स आगे वर्कर्स को काम देंगे। तो ये मतलब एक लाइन ऑफ अथॉरिटी होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कि फॉलो होनी चाहिए। हेनरी फ्यूल यहाँ पे कहना चाह रहा है कि ये जो लाइन ऑफ अथॉरिटी
होती है दैट शुड बी फॉलोड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। और जो भी कम्युनिकेशन है, सपोज इस वर्कर ने किसी के कॉन्टैक्ट करना है सीईओ के साथ, वो भी एक लाइन में ही चलेगी फ्रॉम बॉटम टू टॉप। मीन्स कम्युनिकेशन ऑल्सो इन अ चेन, वो भी एक चेन में ही होती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड वाइज वर्सा। अब अथॉरिटी के केस में हमने वाइजा वर्सा नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे बात हो रही थी जो ऑर्डर्स वगैरह दिए जा रहे हैं, ऑर्डर्स तो सिर्फ टॉप लेवल लोअर लेवल्स को देता है, पर अगर हमने कुछ कम्युनिकेशन करना है, अपनी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो वो हम बॉटम टू टॉप भी कर सकते हैं, पर एक लाइन फॉलो होनी चाहिए। तो ये स्केलर चेन का प्रिंसिपल कहने की कोशिश कर रहा है। तो हमने एक ऑर्गेनाइजेशन के एग्जाम्पल से देखा, पर फ्यूल ने इसको एक लैडर की हेल्प से समझाने की कोशिश की है, दैट इज़ कॉल्ड फ्यूल्स लैडर। देखो इसमें क्या है, एक पर्सन है ए जो हेड है ऑर्गेनाइजेशन का, और आगे पर्सन है बी, इसका सबॉर्डिनेट है, सी बी का सबॉर्डिनेट है, और डी सी का सिमिलरली ई डी का सबॉर्डिनेट है, और ऐसे ही ए का सबॉर्डिनेट है, एफ का सबॉर्डिनेट, जी का, एच का, आई। तो अगर उन्होंने कॉन्टैक्ट करना है, यानी ई तक इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है, तो वो बी की, बी सी की, सी डी की, और डी ई की हेल्प लेगा, डी ई के पास जाएगा। सिमिलरली ए एफ के पास, देन एफ जी के पास, एच के पास, देन आई। और अगर इन्हें कोई प्रॉब्लम है तो ये सारा रूट फॉलो करने के बाद ही ए के पास इंफॉर्मेशन जाएगी। अगर इन्हें कोई प्रॉब्लम आ रही है या इन्होंने कुछ गाइड करना है कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, तो ये लोग फॉलो करके जाएंगे। डी सी बी, मतलब कोई भी पॉइंट यहाँ पे मिस नहीं होना चाहिए, दैट शुड बी फ्रॉम टॉप टू बॉटम और फ्रॉम बॉटम टू टॉप। यही स्केलर चेन का प्रिंसिपल कह रहा है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, केसेस की फॉर्म में भी ये अपीयर होता है। तो अभी इसमें कुछ एक्सेप्शन बताइए फ्योल ने, ये कि कह रहा है कि समटाइम्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है, मतलब हम डिले नहीं कर सकते हैं, बहुत लिमिटेड टाइम है, तो उस केस में गैंग प्लान का यूज़ किया जाता है। जी गैंग प्लान क्या है, मतलब ई और एफ ई और जो ये आई है, ये आपस में डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं, सेम लेवल के पर्सन, या डी और एच, सी और जी, बी और एफ पर। इनको अपने इमीडिएट सुपीरियर की परमिशन लेनी पड़ेगी इस चीज़ के लिए। सपोज करो ई और आई क्या करना चाहते हैं, डायरेक्टली कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो ई को डी की परमिशन लेनी पड़ेगी और आई को एच की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो दिस इज़ गैंग प्लान, मतलब अगर एमरजेंसी कोई टॉक करनी है या लिमिटेड टाइम पीरियड है, हम डिले नहीं कर सकते हैं, तो उस केस में गैंग प्लान की हेल्प ली जा सकती है। बट स्केलर चेन का प्रिंसिपल कह रहा है कि फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी फॉलो होनी चाहिए फ्रॉम टॉप टू बॉटम और फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो यहाँ पे इसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या पड़ रहे हैं अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। जो इन्फॉर्मेशन है, कम्युनिकेशन है, वो एक ऑर्डरली फ्लो में चलती रहती है, किसी को किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। सपोज यहाँ पे डी को पता है कि उसने सी से बात करनी है, तो वो बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी कन्फ्यूज़न के डायरेक्ट सी के पास जाएगा, सी बी के पास, बी ए के पास, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। हम अपने स्कूल का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। लाइक स्कूल के अंदर क्या होता है कि हम लोग टीचर्स हैं, टीचर्स के ऊपर कोऑर्डिनेटर्स है, कोऑर्डिनेटर्स के बाद प्रिंसिपल सर के बाद एमडी सर। तो हम क्या करते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम है तो हम अपने कोऑर्डिनेटर से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फिर वो कोऑर्डिनेटर अगर उनसे वो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो पा रही है तो वो प्रिंसिपल से बात करते हैं उसके रिगार्डिंग, नहीं तो एमडी सर से। तो इट मीन्स यहाँ पे क्या है, एक स्केलर चेन फॉलो की जाती है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अगर हमने कम्युनिकेशन करना है, पर अगर कोई इमरजेंसी बात करनी है, तो हम अपने कोऑर्डिनेटर की परमिशन लेके डायरेक्टली एमडी सर के पास भी विजिट कर सकते हैं। तो इट मीन्स गैंग प्लान भी यूटिलाइज हो सकता है। तो इट मीन्स ऑर्डरली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट, बेटर रिलेशंस बने रहते हैं, क्योंकि हर किसी को पता है किसने किसके साथ कम्युनिकेट करना है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, किसी भी तरह की कोई भी झगड़े वाली बात नहीं है, अच्छे रिलेशंस बने रहते हैं। क्विक सोल्यूशन, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हमने सॉल्व करनी है तो वो आसानी से, मैंने कोऑर्डिनेटर मैम को कहा, कोऑर्डिनेटर मैम ने आगे प्रिंसिपल सर से, प्रिंसिपल सर ने एमडी सर से, अगर उनसे नहीं सॉल्व हुई तो सोल्यूशंस जो हैं वो इजीली पता चल जाते हैं किसी भी प्रॉब्लम के। तो इट मीन्स स्केलर चेन का प्रिंसिपल एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉलो किया जाना चाहिए ताकि ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे से अचीव किया जा सके। पर अगर नहीं फॉलो करते तो इसका अपोजिट होता है, कभी क्लैशेस भी हो सकते हैं, ऑर्डरली इन्फॉर्मेशन सही टाइम पे सही जगह हो सकता है ना पहुंच पाए, बेटर रिलेशंस नहीं होते, रिलेशंस के अंदर बिटरनेस आ जाती है कि हाँ उसने तो डायरेक्टली उसके साथ बात कर ली पर मैं नहीं कर पाया। तो इस तरह से कहीं ना कहीं बिटर रिलेशंस होते हैं और हो सकता है प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी इजीली ना हो पाए। तो इसीलिए स्केलर चेन का प्रिंसिपल शुड बी फॉलोड इन द ऑर्गेनाइजेशन। Yes, now the next principle of management is order.
ऑर्डर में क्या बोला जा रहा है, ऑर्डर बेसिकली प्रॉपर चीज़ प्रॉपर ऑर्डर में होनी चाहिए, चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेज है चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज है। मतलब राइट पर्सन शुड बी प्लेस्ड एट राइट जॉब। मतलब एक जो जॉब है, एक जो पर्सन की जॉब है, उसके लिए राइट प्लेस होनी चाहिए, अपॉइंटेड प्लेस है और वो उसी प्लेस पे ही होना चाहिए ताकि उसको फाइंड आउट ना करना पड़े ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एंड राइट थिंग शुड बी प्लेस्ड एट राइट प्लेस। और अगर हम फिजिकल रिसोर्सेज की बात करें, लाइक कोई रॉ मटेरियल है या कोई ऐसा मटेरियल जो हमें प्रोडक्शन के लिए चाहिए, उसके लिए एक जगह होनी चाहिए, अपॉइंटेड प्लेस, और उसी प्लेस पे ही रखा जाना चाहिए ताकि हमें फाइंड ना करना पड़े उसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। मीन्स राइट पर्सन शुड बी प्लेस्ड एट राइट प्लेस। मतलब जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो CEO है, उनके लिए एक ऑफिस होना चाहिए, डिपार्टमेंटल हेड, उनके लिए एक पर्टिकुलर प्लेस होनी चाहिए। और अगर हम वर्कर्स की बात करें, उनके लिए एक पर्टिकुलर जगह होनी चाहिए कि उन्होंने यहीं पे रह के काम करना है। मीन्स अपॉइंटेड प्लेसेस के लिए एक लाइन ये भी बोली गई है, प्लेस फॉर एवरीवन, हर एक पर्सन के लिए, चाहे वो मैनेजर है, चाहे डिपार्टमेंटल हेड है, चाहे आगे उसका हेड है, उसके लिए एक अपॉइंटेड प्लेस होनी चाहिए। एंड एवरीवन इन हिज अपॉइंटेड प्लेस, हर एक पर्सन उसी प्लेस पे ही हो ताकि हमें उससे मिलना है, उससे बात करनी है तो हम आसानी से उसके ऑफिस में या जिस जगह पे वो है वहाँ जाके उससे बात कर सके और हमें ढूंढना ना पड़े बेसिकली। सिमिलरली अगर हम राइट मटेरियल्स की बात कर रहे हैं, राइट थिंग शुड बी प्लेस्ड एट राइट प्लेस। एक चीज़ अपनी ही जगह पे रखी जानी चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड सोशल ऑर्डर, दैट इज़ कॉल्ड मटेरियल ऑर्डर। पर अगर हम ह्यूमन बींग्स की, ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं तो उसको सोशल ऑर्डर बोला जाता है। देखो, प्रॉपर प्लेस फॉर एवरीथिंग, हर एक चीज़ के लिए। लाइक हमने क्लोथ बनाना है तो उसके लिए कॉटन चाहिए, कॉटन के लिए एक पर्टिकुलर स्टोर होना चाहिए ताकि जिसको चाहिए वर्कर को वो वहीं से उठा के उसको यूटिलाइज कर सके और टाइम की वेस्टेज ना हो। प्रॉपर प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स राइट प्लेस, जगह होनी चाहिए और उसी जगह पे ही वो सामान रखा हुआ है। ऐसा ना हो जगह तो बना रखी है पर वर्कर्स उस चीज़ को कहीं और पे रख रहे हैं, या फिर जो भी मैनेजर्स है उन्होंने किसी और जगह पे उसे रख दिया किसी भी रीज़न की वजह से। ऐसा नहीं होनी चाहिए। या हम कह रहे हैं कि जो मैनेजर है उसके लिए एक ऑफिस बना हुआ है, वो पर हर टाइम उस ऑफिस के अंदर होता ही नहीं है, तो इट मीन्स नॉट इन ऑर्डर। जो काम हो रहा है, जो ह्यूमन रिसोर्स है, दैट इज़ नॉट इन ऑर्डर। और अगर हम रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं, वो प्रॉपर प्लेस पे नहीं है, इट मीन्स मटेरियल ऑर्डर में नहीं है। तो इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं? कंप्लीट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब अगर कोई भी चीज़ अपनी जगह पे, चाहे वो पर्सन देखे चाहे वो कोई भी थिंग देखे, अगर वो अपनी प्लेस पे पड़ी है तो इट मीन्स हम उसको टाइमली पूरे अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे जैसे जैसे ज़रूरत है। पर अगर वो अपनी जगह पे नहीं है तो उसका वायलेशन हो सकता है वो रिसोर्स पड़ा है पर हमें मिले ना, उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा, दैट इज़ इनकम्प्लीट यूटिलाइजेशन। सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है, इसमें टाइम वेस्टेज नहीं होता है, एक प्रॉपर ऑर्डर है, हमें ढूंढनी नहीं पड़ती है वो चीज़, उसको फाइंड आउट नहीं करना पड़ेगा। पर अगर प्रॉपर ऑर्डर नहीं है तो हमें उसे ट्रेस करना पड़ेगा, टाइम ऑफ वेस्टेज होगा टाइम का, तो ये भी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए ठीक नहीं है। नेक्स्ट इज़ बेटर डिसिप्लिन। ऑब्वियसली बात है, हर पर्सन को पता है उसकी जगह कहाँ पे जगह है, किस पर्सन को अगर मैंने अपने सुपीरियर से मिलना है तो कहाँ पे जाके मिलूँ, तो एक डिसिप्लिन बना रहेगा, प्रॉपरली टाइमली सब कुछ चलता रहेगा। इट मीन्स दिस प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर गिवन बाय हेनरी फ्यूल शुड बी फॉलोड इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ताकि किसी भी तरह की कोई भी कंफ्यूजन ना हो, रिसोर्सेज पूरी तरह से यूटिलाइज होते रहे, टाइम की वेस्टेज ना हो। यस, नाउ द नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज इक्विटी। इक्विटी नाम से हमें कुछ क्लियर हो रहा है, इक्वल बिहेव मीन्स जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ हैं सबके साथ इक्वली बिहेव होना चाहिए। मीन्स मैनेजर शुड, जो मैनेजर है उसे ट्रीट करना चाहिए अपने सबॉर्डिनेट्स को एज फेयरली। अब यहाँ पे इक्वली का मतलब देखो, हम एक एग्जांपल के साथ क्लियर करेंगे। मैनेजर शुड ट्रीट देयर सबॉर्डिनेट्स एज फेयरली एज पॉसिबल, जितना हो सके फेयरली ट्रीट करना चाहिए ताकि उनके अंदर डेडिकेशन की एक फीलिंग आए, अपने काम को वो डेडिकेटिंगली कर सके। कैसे? सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे इक्वल बिहेव का क्या हो सकता है, दो वर्कर्स हैं, एक वर्कर एक दिन में 10 यूनिट्स बना रहा है और जो दूसरा वर्कर है वो एक दिन के अंदर 7 यूनिट्स बना रहा है। अब दोनों अलग अलग आउटपुट दे रहे हैं पर दोनों को जो सैलरी पर डे वेजेस दी जा रही है 500 रुपीज़ ही दिया जा रहा है। इट मीन्स यहाँ पे इक्वल बिहेव या फेयर बिहेव नहीं हो रहा है। इट मीन्स इक्विटी का प्रिंसिपल यूटिलाइज नहीं हो रहा। इट मीन्स जो मैनेजर है उसे ट्राई करना चाहिए कि वो सबॉर्डिनेट्स के साथ इक्वल बिहेव करे। इक्वल किस तरह से हो सकता है? लाइक दोनों हैं, दोनों एक ने 10 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं, एक ने 7 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं, तो उन्हें जो अगर हम पर यूनिट के अकॉर्डिंग पे करें दैट विल बी इक्वल। पर अगर दोनों
दोनों को सेम वेजेस दे दिया, उसको भी 500 उसको भी 500, तो यहाँ पे इक्विटी का प्रिंसिपल जो है वो यूटिलाइज नहीं हो रहा, जिससे क्या होगा, वॉयलेटिंग इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, जो स्किल्ड वर्कर्स है जिसने 10 यूनिट बनाई हैं उसके अंदर डिससेटिस्फेक्शन आ सकती है स्किल्ड एम्प्लॉयज़ के अंदर, और हो सकता है वो नेक्स्ट टाइम अच्छे से काम ना कर सके। स्किल्ड वर्कर्स में कॉन्फिडेंस लूज़ करते हैं कि हाँ हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, फिर भी अभी उतना आउटपुट नहीं मिल रहा, उसके इक्वली मिल रहा है तो मैं अभी उतना ही काम कर लिया करूँगा पर डे। एफिशिएंसी स्किल्ड वर्कर्स की कम हो जाती है, क्यों? क्योंकि डेडिकेशन कम हो रही है। जब हम डेडिकेशन से काम नहीं करते तो हम एफिशिएंट भी कम हो जाते हैं। लास्ट वन इज इंक्रीज इन केयरलेसनेस, और जो अनस्किल्ड वर्कर्स है जिसने एक दिन में 7 यूनिट्स बनाई है वो केयरलेस हो जाएगा, वो कहेगा कोई मुझे तो उसके इक्वली वेजेस मिल रही है जो मेरे जितना काम, मेरे से ज़्यादा काम कर रहा है, तो फिर वो और केयरलेसली काम करेगा। मीन्स अनस्किल्ड वर्कर्स केयरलेस हो जाते हैं। पर अगर इक्वल बिहेव किया जा रहा है, फेयर बिहेव किया जा रहा है, इक्विटी का प्रिंसिपल यूटिलाइज हो रहा है, तो जो स्किल्ड वर्कर्स हैं वो हमेशा सेटिस्फाई रहेंगे कि हाँ हम जितना काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें वेजेस मिल रहा है, इक्वल बिहेव हो रहा है, जिसने कम काम किया उसके कंपैरेटिवली मुझे ज़्यादा वेजेस दिया जा रहा है। सेकेंडली उसके अंदर डिवोशन की फीलिंग आएगी। अगर डेडिकेशन आ रही है, डिवोशन आ रही है, तो ऑब्वियसली बात है अच्छे से काम करेगा, तो एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ होगी और वो अपनी स्किल्स को और इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा कि वो और अच्छा काम करे ताकि उसकी और इनकम बढ़ सके। और अनस्किल्ड वर्कर्स भी इवन ट्राई करेंगे कि हम लोग भी अच्छी स्किल्स सीखें और अच्छा काम करें ताकि हम भी स्किल्ड वर्कर्स के जितना पेमेंट ले सकें। तो इट मीन्स इक्वल बिहेव होना चाहिए, फेयर बिहेव होना चाहिए हर एक एम्प्लॉयज़ के साथ, ताकि उनके अंदर डेडिकेशन की फीलिंग आए। अगर अब डेडिकेशन से काम हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वर्कर्स की एफिशिएंसी पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। Here the next and the 12th principle of management is stability of personnel। स्टेबिलिटी मतलब स्टेबल रहना, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, मींस पर्सोनल मींस कर्मचारी है, चाहे वो वर्कर्स है चाहे एम्प्लॉयज़ है, वो स्टेबल रहने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर दिन एम्प्लॉयज़ छोड़ के जा रहे हैं, इससे ऑर्गेनाइजेशन की इमेज पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन को कोशिश करनी चाहिए किसी ना किसी तरह से अच्छी सैलरी दे के, उन्हें मोटिवेशन दे के अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ के टेन्योर को, उनके टाइम पीरियड को, ऑर्गेनाइजेशन में कितने टाइम तक वो रहते हैं उसे स्टेबल रखने की। मीन्स स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ एम्प्लॉयज़ की। मीन्स ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कितने टाइम पीरियड तक, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल या 10 साल, कितने टाइम पीरियड तक वो ऑर्गेनाइजेशन में काम करे, उसको स्टेबल रखने की कोशिश करनी चाहिए। ये प्रिंसिपल हमें ये कहना चाहता है। मीन्स लेबर टर्नओवर रेट कम होना चाहिए। हमने रेम्यूनरेशन वाले प्रिंसिपल में डिस्कस किया था कि लेबर टर्नओवर रेट, जो ऑर्गेनाइजेशन में से वर्कर से छोड़ के जा रहे हैं उसकी परसेंटेज कम होनी चाहिए। लेबर मतलब जो मैनेजर्स हैं उन्हें ट्राई करना चाहिए कि वर्कर्स स्टेबल रहे, लेबर टर्नओवर रेट कम हो। इससे अभी मैंने क्या बताया, पॉजिटिव इफेक्ट क्या पड़ेंगे, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होगा। मतलब एम्प्लॉयज़ को ये लगेगा कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से काम कर रहे हैं, नहीं छोड़ के जाएंगे, अच्छी सैलरी मिल रही है, तो वो कॉन्फिडेंटली अच्छे से काम कर सकते हैं। मतलब उन्हें ये रहेगा कि उन्हें इस ऑर्गेनाइजेशन से निकाला नहीं जाएगा। मतलब हमने क्या कहा कि स्टेबल रखना चाहिए, उन्हें निकालना नहीं चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में से एम्प्लॉयज़ को, ताकि एम्प्लॉयज़ स्टिक रहे और अपना काम अच्छे तरीके से करते रहे। इससे क्या होगा, एम्प्लॉयज़ के कॉन्फिडेंस में इंक्रीमेंट होगा और वो कॉन्फिडेंसली डेडिकेटेडली वर्क कर पाएंगे। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल, इंक्रीज इन रेपुटेशन ऑफ फर्म। इससे फर्म की रेपुटेशन पे भी इफेक्ट होता है। देखो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें वर्कर रेगुलरली छोड़ के जा रहे हैं तो उसकी नेगेटिव इमेज होती है मार्केट के अंदर, उन्हें पता नहीं क्यों छोड़ के जा रहे हैं, क्यों एम्प्लॉयज़ को निकाला जा रहा है। पर एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें स्टेबल है एम्प्लॉयज़, तो उसकी रेपुटेशन में क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है, तो अगर रेपुटेशन बढ़ती है। और अगर स्टेबल नहीं है तो रेपुटेशन कम होगी। स्किल्ड वर्कर्स ज़्यादा फर्म की तरफ आने की कोशिश करेंगे क्योंकि उन्हें पता है यहाँ पे जो वर्कर्स हैं वो स्टेबल रहते हैं, उन्हें निकाला नहीं जाता है या वो टाइम टू टाइम खुद छोड़कर नहीं जाते हैं। तो स्किल्ड वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ आने की कोशिश करेंगे। पर अगर स्टेबिलिटी नहीं है तो अच्छे वर्कर्स भी कोशिश करेंगे कि हम ये ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के कहीं और चले जाएँ, क्योंकि यहाँ पे किसी भी टाइम हमें हटाया जा सकता है, हमारे को ऑर्गेनाइजेशन से निकाला जा सकता है। लेस एक्सपेंसेस और ट्रेनिंग, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ट्रेनिंग के ऊपर कम खर्चा। देखो जैसे नए एम्प्लॉयज़ आते हैं उन्हें ट्रेंड करना पड़ता है तो उसके ऊपर खर्चा होता है। पर अगर एम्प्लॉयज़ स्टेबल रहेंगे, पर्सोनल स्टेबल रहेगा तो उन्हें ट्रेनिंग ज़्यादा नहीं देनी पड़ेगी, तो इट मीन्स कम खर्चा होगा ट्रेनिंग। तो इट मीन्स कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोशिश करनी चाहिए कि जो पर्सोनल है, एम्प्लॉयज़ है, वो स्टेबल रहे, उन्हें ना निकाला जाए ऑर्गेनाइजेशन से, ना ही वो खुद छोड़ कर जाए। इससे ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, अदरवाइज रेपुटेशन डाउन हो जाता है।
नेक्स्ट इज़ इनिशिएटिव। 13th प्रिंसिपल क्या है? इनिशिएटिव। इनिशिएटिव हमने इनिशिएटिव वर्ड को क्या कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ को लेने के लिए पहल करना, इनिशिएट करना, कि सबसे पहले वो काम करना। तो यहाँ पे हेनरी फ्यूल ने क्या कहने की कोशिश की है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें भी अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए कि कोई भी अगर डिसीज़न लेना है, सपोज ऑर्गेनाइजेशन ने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो मैनेजर्स ने अपने सबॉर्डिनेट्स को भी ये बात बोली कि आप लोगों से भी ये राय मांगी जाती है कि हमें ये प्रोडक्ट लेके आना चाहिए या नहीं लेके आना चाहिए। मीन्स उनके इनिशिएटिव को मांगा जा रहा है कि हमें ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर वो सही है तो उनको मोटिवेट किया जाए इस चीज़ के लिए कि हाँ अच्छा डिसीज़न लिया तुमने। मीन्स इनिशिएटिव में क्या किया जा रहा है? एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी, उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है इन मेकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग प्लान, कि वो कोई प्लान बनाए और उसे एग्जीक्यूट करे, मतलब अपनी डिसीजन मेकिंग पावर को आगे रखे और उसे यूटिलाइज करे। तो मतलब इनिशिएटिव लेने की जो अपॉर्चुनिटी दी जाती है एम्प्लॉयज़ को, वो उन्हें कहीं ना कहीं मोटिवेट करती है और वो अच्छा फील करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में डेडिकेशन से काम करते हैं। तो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं इसके कुछ। इससे क्या होगा? सबसे पहले तो जब हमें किसी भी चीज़ को प्लान करने की ये अपॉर्चुनिटी दी है तो हम कुछ सोचेंगे मतलब हमारी थिंकिंग पावर एनहांस होती है। पर अगर वो इनिशिएटिव नहीं दिया जा रहा तो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाती है थिंकिंग पावर। बस एक काम जो कर रहे हैं वही करते जा रहे हैं, कुछ सोचना नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। तो इट मीन्स जो हमारी थिंकिंग पावर है वो क्या होती है? रिड्यूस। पर इनिशिएटिव जब इनिशिएटिव की अपॉर्चुनिटी दी जाती है तो इससे इंक्रीज़ होगी थिंकिंग पावर किनकी? एम्प्लॉयज़। इससे एम्प्लॉयज़ में कोऑपरेशन आता है इन इम्प्लीमेंटिंग डिसीजन। क्यों? क्योंकि डिसीजन सिर्फ मैनेजर्स नहीं ले रही हैं, वो एम्प्लॉयज़ जो हैं वो भी कोऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें इनिशिएटिव दिया गया है, उनको इनिशिएटिव की अपॉर्चुनिटी दी गई है। नेक्स्ट इज़ अटैचमेंट। ऑर्गेनाइजेशन से हमारी अटैचमेंट बढ़ती है। सपोज मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में एज एन एम्प्लॉय एक्ट कर रही हूँ और मुझे उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी है कि आप इस डिसीज़न में अपना हिस्सा डाल सकते हो, आप अगर कुछ पॉजिटिव पॉइंट हमें देते हो तो हम वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। तो इससे मेरी अटैचमेंट बढ़ेगी ऑर्गेनाइजेशन से। पर अगर मुझे ऐसा कुछ नहीं दिया जा रहा है, मैं सिर्फ अपना रूटीन डेली वर्क कर रही हूँ, इससे मेरी डी अटैचमेंट होना स्टार्ट हो जाती है। मैं बोर हो जाऊँगी वहाँ पे या कहीं और जाने की ट्राई करूँगी। तो इट मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग पावर दी जानी चाहिए एम्प्लॉयज़ को, उसको इनिशिएटिव की अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए। ये हेनरी फ्यूल का इनिशिएटिव प्रिंसिपल कहने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट प्रिंसिपल इज अ स्पिरिट डी कोप्स। क्या है? दिस इज अ स्पिरिट डी कोप्स एंड नॉट क्रोप्स। मैनी स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड इन दिस इज कोप्स, CORPS। तो इस प्रिंसिपल के थ्रू हेनरी फ्यूल कहना चाह रहे हैं कि जो एक मैनेजर है उसे कॉन्टीन्यूसली किस चीज़ के एफर्ट्स करने चाहिए? टू डेवलप टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट मतलब कि हमें मिलजुल कर कोऑपरेट करके एक दूसरे के साथ काम करना चाहिए। एक मैनेजर को कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने सबॉर्डिनेट्स के अंदर टीम स्पिरिट से काम करने के लिए उन्हें मोटिवेट करे, एफर्ट्स करे, कोशिश करे कि सब लोग मिलजुल कर हम काम करेंगे तो तभी अच्छे से ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो पाएंगे। और वो एक मैनेजर ऐसा कैसे कर सकता है? इसके लिए देखो, लाइक एक मैनेजर है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ मीटिंग ले रहा है या उन्हें डिस्कस कर रहा है कोई भी चीज़, तो वो रैदर देन ये कहने की बजाय कि आई विल डू दिस वर्क एंड आई विल मेक अ डिसीजन समथिंग एल्स, ही कैन यूज़ द वर्ड वी। तो दैट विल इंक्रीज द टीम स्पिरिट इन द सबॉर्डिनेट्स। तो सबॉर्डिनेट्स के अंदर वो एक टीम स्पिरिट लेके आएगा कि हम लोग कोऑपरेशन से काम करेंगे तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे। मतलब अब एक मैनेजर ने कहा कि मैं ये काम ऐसे करूँगा, मैं ये ऐसे करूँगा, तो दैट विल नॉट क्रिएट द टीम स्पिरिट इन एम्प्लॉयज़। पर अगर वो वी वर्ड का यूज़ कर रहा है तो ये कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ के अंदर टीम स्पिरिट की भावना लेके आता है कि हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए। बगैर टीम स्पिरिट की भावना है, ऐसे मैनेजर इस तरह से एफर्ट्स लगा रहे हैं कि सबॉर्डिनेट्स में टीम स्पिरिट आए, तो इससे क्या पॉजिटिव इफेक्ट पड़ने वाले हैं? जो वर्कर्स हैं उनके अंदर भी टीम स्पिरिट की फीलिंग आएगी। वो भी ये सोचेंगे कि हमें टीम स्पिरिट के साथ, कोऑपरेशन के साथ काम करना चाहिए। पर अगर ऐसा नहीं कर रहा है मैनेजर, तो इससे जो एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, उनके अंदर टीम स्पिरिट की भावना ही नहीं आएगी। दैट किल्स द टीम स्पिरिट। उनके अंदर जो है टीम स्पिरिट मिलजुल कर काम करने की, वो भी ख़त्म हो जाती है।
नेक्स्ट, अगर हम इकट्ठे मिलजुल के टीम स्पिरिट से काम करते हैं, कोऑपरेशन से काम करते हैं, तो इससे क्या होगा, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना ईजी हो जाता है। पर इसका अपोजिट क्या होता है कि इससे ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना मुश्किल हो जाता है। अब अगर एक अकेला मैनेजर काम कर रहा है या इंडिविजुअली सब लोग काम कर रहे हैं, कोई एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं कर रहा, तो इससे ऑब्जेक्टिव्स आसानी से अचीव नहीं हो पाते। लास्ट, इससे रिलेशंस भी अच्छे बनते हैं। हम एक दूसरे के साथ डिस्कस करके, कोऑपरेट करके, एक दूसरे की हेल्प करके काम कर रहे हैं, अच्छे रिलेशन बन रहे हैं। पर अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो इससे हमारे रिलेशंस में भी बिटरनेस आती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और हमारा मेन मोटिव ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का है कि हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करें। तो हम लोगों ने ये 3 लेक्चर्स में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कवर किया। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। दीज आर 14 प्रिंसिपल्स विच इज़ गिवन बाय द हेनरी फ्योल। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें आगे की और वीडियोज़ को देखने के लिए, एंड इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।